नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बिल्कुल निरंतर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है, सीखना है। और हमारी जो राज्य व्यवस्था है, भारत की राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार की है, किस प्रकार से शासन का संचालन होता है, किस प्रकार से हमारे प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं, कैसे कानून बनाते हैं, कैसे कानून को लागू करते हैं। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते, विधायिका और कार्यपालिका मनमानी करती है, सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, तो किस प्रकार से न्यायपालिका उन पर जो नियंत्रण रखती है, अर्थात चेक एंड बैलेंस के द्वारा जो कार्य किया जाता है। तो हम इसी के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके जो संसद में हमने लोकसभा पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा और राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के जो कार्य, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के जो महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज बच्चों हम राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो केंद्र सरकार, संघ सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य और अधिकार। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए हुए हैं, कार्य दिए हुए हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति कार्य करना है, क्या राष्ट्रपति के अधिकार है, तो उसके अंतर्गत हमने प्यारे बच्चों देखा कि राष्ट्रपति संघ सरकार के अंतर्गत जो सरकार के तीन भाग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का हिस्सा भी है और राष्ट्रपति जो विधायिका है, जो संसद है, उसका अंग भी है। अतः हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास प्रशासनिक, कार्यपालिका शक्तियों के साथ साथ राष्ट्रपति के पास विधायी और वित्तीय शक्तियां भी होती है और साथ ही उसके पास में न्यायिक शक्तियां भी होती है। अतः हम आज राष्ट्रपति के विस्तृत जो कार्य, अधिकार और शक्तियां, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां, कार्य एवं अधिकार है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य कालीन शक्तियां, मतलब सामान्य जब स्थिति है उस समय राष्ट्रपति के पास में कौन सी शक्तियां हैं, और एक है संकटकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, अर्थात ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति को परिस्थितियों को देखते हुए अगर भारत पर कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई आक्रमण हो जाए, तो उस स्थिति में या कोई राज्य जब संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो पहले बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले हम सामान्यकालीन शक्तियां। तो सामान्यकालीन शक्तियों में देखो मुख्य रूप से हम प्रशासनिक शक्तियां, जिन्हें हम कार्यपालिक शक्तियां भी कहते हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां। मुख्य रूप से चार जो भागों में इसको बांट सकते हैं। किसे? सामान्यकालीन शक्तियों को। कौन सी? प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, कानून निर्माण से संबंधित शक्ति, वित्तीय शक्ति, बजट से संबंधित शक्ति और न्यायिक शक्ति, अर्थात जब न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर दंड दे देती है तो उस दंड का किस प्रकार से भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते, संवैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति उसमें उसकी जो सजा है, मृत्युदंड या अन्य सजा है, कितना कम कर सकता है या पूरी तरह समाप्त कर सकता है या कुछ हद तक उसको कम कर सकता है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों प्रशासनिक शक्तियां या कार्यपालिक शक्तियां। तो नंबर एक, अधिकारियों की नियुक्ति करना, अर्थात राष्ट्रपति भारत में जो सर्वोच्च जो कार्यपालिका का प्रधान, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 अर्थात उसके पास जो प्रशासनिक और संवैधानिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, या अपनी प्रशासनिक कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो उच्च अधिकारियों या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उनको पद से हटा भी सकता है। तो देखिए इसमें तो नंबर एक, प्रशासनिक शक्तियों में अधिकारियों की नियुक्ति करना व पद से हटाना, जैसे दोनों काम कर सकता है, नियुक्ति भी करेगा और पद से भी हटाएगा। नंबर एक, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर, जिस सूची के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा और मंत्रिपरिषद के विभागों का जो बंटवारा है वो भी फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर इसमें व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करती है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। देखो ध्यान दो, हमने पढ़ा लोकसभा, हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम कर सकती है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी कारण से वह मंत्रिपरिषद को हटाना चाहे तो राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है। फिर जैसे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको हटाना,
राज्यपाल अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति या उपराज्यपालों की नियुक्ति या महान्यायवादी की नियुक्ति हो, नियंत्रकों महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या फिर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो और साथ ही उनके कर्मचारियों की नियुक्ति हो, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग इत्यादि के जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति हो या उनको हटाना हो, वो किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्तियों कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। इसी के अंतर्गत तो ये हो गया आपकी प्रशासनिक शक्तियों में पहला बिंदु। फिर देखिए नंबर 2 सैन्य शक्ति। भारत में जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 53 वह क्या है? कार्यपालिका का प्रधान है और साथ ही भारतीय जो सेनाएं हैं, कौन कौन सेना याद करो? थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तीनों सेनाओं का जो सेनापति है वो भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो सैन्य शक्तियों का प्रयोग है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता बच्चों, वह संसद की अनुमति, संसद की सिफारिश के आधार पर ही ऐसा कर सकता है या ऐसा नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं युद्ध व अन्य जो घोषणाएं हैं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से स्ववेग से कुछ नहीं कर सकता, उस पर नियंत्रण है किसका? संसद का नियंत्रण है और संसद की सिफारिशों के आधार पर ही वो ऐसा कर सकता है। अतः सैन्य शक्ति तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। विदेशी व कूटनीतिक शक्ति तो राष्ट्रपति के पास जो प्रशासनिक शक्तियों है, नियुक्तियों संबंधी शक्ति, उसमें विदेश से संबंधित शक्ति और राजनीतिक शक्ति होती है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति विदेशों में भारत के जो राजनयिक है या भारत के जो विदेशी जो राजदूत है उनकी नियुक्ति करना, उनको पद से हटाना, या जो विदेशों के जो नागरिक है और भारत में राजदूतों की पोस्ट पर आते हैं तो उनके जो नियुक्ति लेटर वो स्वीकार करना, उनको भारत में नियुक्त करना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एवं भारत देश और दुनिया के किसी भी देश के साथ में जो संधि है, समझौते हैं या जो राजनीतिक जो आर्थिक जो क्रियाकलाप है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, वो सब के सब भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के नाम से करता कौन है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विदेशी व कूटनीतिक शक्ति का भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। फिर शासन संचालन से संबंधित शक्ति अर्थात संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब जब मान लो कभी कोई विधेयक, कोई बिल जब एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और वहां असहमति बनती है, अर्थात दोनों ही सदन उस बिल पर, उस विधेयक पर सहमत नहीं है लेकिन उसको पास करना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति को आभास हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का उपयोग करते हुए संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और ऐसी स्थिति जो अधिवेशन बुलाने की शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति में ही निहित है। और ऐसी स्थिति में अब संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष याद कीजिए, जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष बुलाएगा तो राज्यसभा की शक्ति ज्यादा है, लोकसभा की शक्ति, याद करो आप लोग, हमने पढ़ा था लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, इसका मतलब लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। फिर मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण या बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति कौन सी है? प्रशासनिक व कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। फिर नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों विधायी शक्ति या कानून निर्माण संबंधी शक्ति। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पारित कर दिया जाता है और वह राष्ट्रपति के साइन के लिए जाता है तो राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करता, जब तक राष्ट्रपति के साइन के अनुमोदन नहीं हो जाते तब तक वह कानून नहीं बन सकता। अतः राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है और वित्तीय शक्ति भी होती है। तो विधायी शक्तियों में देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान के साथ साथ ही संसद का अभिन्न अंग है। देखो ध्यान दो, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग होते हुए भी वह संसद का भी अंग है। अतः हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास कानून निर्माण से संबंधित शक्ति भी होती है। संसद का अधिवेशन बुलाना या संसद के अधिवेशन की समाप्ति करना, सत्रावसान करना कौन करता है? राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्ति है। संसद में, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों की मनोनीत करना और इसी प्रकार से राज्यसभा में भी जो 12 जो सदस्य होते हैं अर्थात कला, विज्ञान, साहित्य, खेलकूद या अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं जिनके वो विशेषज्ञ होते हैं और उनका पूरे भारत की जनता को लाभ प्राप्त हो, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है? 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत किसी विधेयक या बिल पर वीटो की शक्ति, निषेध अधिकार की शक्ति, जैसे संसद के द्वारा पारित होने के बाद कोई बिल राष्ट्रपति के पास साइन करने के चला गया तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। मुख्य रूप से 3 शक्तियां होती है। नंबर 1, राष्ट्रपति उस बिल पर साइन करके उसको पारित कर दे। नंबर 2, राष्ट्रपति कुछ
पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनः भेज दे। और नंबर 3, राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास वीटो शक्ति के द्वारा, विशेष अधिकार के द्वारा वहीं रख सकता है, उसको कहीं नहीं भेजेगा। तो इसे कहते हैं राष्ट्रपति की निषेध अधिकार की शक्ति या वीटो पावर की शक्ति। फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 कहता है जब भारत में संसद का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन विशेष कानून की आवश्यकता हो, ऐसा महसूस किया जा रहा हो कि भारत में या भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए एक उद्घोषणा या हम कह सकते हैं विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जिसका अधिकतम 6 माह तक, और उसके बाद संसद उसको और आगे भी बढ़ा सकती है। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में से है। फिर संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण या आम चुनाव से पूर्व, जब कोई आम चुनाव समाप्त हुए और आम चुनाव की पहली बैठक होगी तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अभिभाषण देता है और उसको राष्ट्रपति खुद देगा या किसी के द्वारा अपने प्रति पढ़ के सुनाया जाएगा। या फिर प्रत्येक वर्ष जब कोई सत्र, संसद का पहला सत्र होता है तो उसमें भी राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। सरकार की ओर से लिखे हुए जो निर्देश होते हैं, सरकार की ओर से जो विकास का ढांचा होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। फिर देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, अर्थात बजट से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति संसद में बजट से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए। संसद में बजट का प्रतिवेदन प्रस्तुत कौन करवाएगा? राष्ट्रपति ही करवाएगा। और उसके बाद में मंत्रिपरिषद, सरकारी सदस्य क्या करेंगे? वित्त मंत्री क्या करेंगे? संसद में बजट जो है उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार से बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत संसद में रखा जाएगा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा, है ना। फिर सीएजी का प्रतिवेदन, अर्थात जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जो सार्वजनिक धन का रक्षक है, उसके द्वारा कोई जांच की गई, सामाजिक अंकेक्षण किया गया, तो उसकी जो प्रतिवेदन है उसको भी कौन रखाएगा संसद में? उसको भी राष्ट्रपति के द्वारा रखाया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसाएं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है और प्रत्येक 5 साल के लिए वित्त आयोग का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो उसकी जो अनुशंसाएं हैं, आगामी आने वाले जो समय है 5 साल के लिए देश में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और विकास का ढांचा खड़ा किया जाएगा, आधारभूत संरचनाओं में क्या विकास किया जाएगा, क्या सुधार किया जाएगा, उसके लिए भी अनुशंसाएं राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखाई जाती है। यूपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन, संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखाया जाता है। ऐसे ही आपके जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उनके वार्षिक प्रतिवेदन को भी संसद में कौन रखवाता है? राष्ट्रपति ही रखवाता है और उनपे वाद विवाद परिचर्चा करवाता है। कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी व एसटी आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति रखवाता है। इसी प्रकार से कुछ विधेयक जैसे धन विधेयक है या अनुदान मांगों से संबंधित विधेयक है या संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखे जा सकते हैं। अगर धन विधेयक या अनुदान की मांग से संबंधित विधेयक है, वो भी राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना संसद में नहीं रखा जा सकता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह हुई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। फिर आता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों का मतलब है भारतीय संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, अर्थात स्वतंत्रता है। हम कहेंगे भारत में संविधान सर्वोच्च है, विधायिका सर्वोच्च, संसद सर्वोच्च है या फिर न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो प्यारे बच्चों आप सोचिए कौन सर्वोच्च है? क्या संसद सर्वोच्च है, क्या विधायिका सर्वोच्च है, या कार्यपालिका सर्वोच्च है, या न्यायपालिका सर्वोच्च है? तो बच्चों भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संपूर्ण जो शक्तियों का स्रोत है जनता के द्वारा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अधिकार, इस प्रकार से ना ये सारी चीजें, इसका मतलब सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ही सबको क्या मिलती है? शक्तियां, अधिकार, कार्य दिए जाते हैं। तो यहां भी संविधान के द्वारा ही न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि न्यायपालिका के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया हो, क्या दिया गया हो? किसी व्यक्ति को दंड दिया गया हो और वह व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से या स्वयं अगर राष्ट्रपति को दया याचिका, मर्सी पिटीशन प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उस दया याचिका पर विचार करे और उस व्यक्ति को या किसी भी दंड दिए हुए व्यक्ति को, उसके पास 5 मुख्य रूप से
जो होते हैं उनके आधार पे वो क्या कर सकता है, दया याचिका, या तो दया याचिका कैंसिल कर देगा कि आपको कोई दया याचिका नहीं दी जाएगी। जैसे भी निर्भया केस में हुआ, निर्भया कांड के जो दोषी थे उनकी दया याचिका पे राष्ट्रपति के द्वारा तुरंत मना कर दिया गया कि जघन्य अपराध करने वाले लोगों को किसी प्रकार की दया याचिका नहीं दी जाएगी और तुरंत उनको कैंसिल करके वापस भेज दिया गया। लेकिन कुछ याचिकाओं पे, जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई महिला जो गर्भवती महिला है और उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, अब उसके वो याचिका दे तो उसके मृत्युदंड को सामान्य सजा में, कारावास में बदला जा सकता है। तो इसमें देखो बच्चों, राष्ट्रपति उस दया याचिका में क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। लघुकरण का मतलब कठोर कारावास को छोटे कारावास में बदल सकता है। परिहार कर सकता है। परिहार का मतलब होता है सजा का तरीका वही रहेगा, जो कानून के अनुसार सजा दी है वही रहेगी, लेकिन उसके कार्य व्यवहार के आधार पर थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया जाएगा। विराम कर सकता है, अर्थात विराम का मतलब उसका जो सजा थी मृत्युदंड या उसकी सजा को कुछ दिनों के लिए उसको अस्थायी रूप से पेंडिंग रखा जा सकता है, विराम रखा जा सकता है। प्रविलंबन हमने बात की, प्रविलंबन का मतलब है उसको, जैसे किसी गर्भवती महिला है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उनकी सजा को कई दिनों तक उसको पेंडिंग रूप में, जैसे 4-5 साल तक राष्ट्रपति के विचाराधीन रखा जा सकता है। और समा, अगर राष्ट्रपति चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। अर्थात ऐसा माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उसको क्षमा कर दिया तो उस व्यक्ति पर अब कोई अपराध नहीं है, उसका अपराध क्या हो गया, शून्य हो गया। अर्थात ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति की क्षमा करने के बाद उस व्यक्ति पर कोई प्रकार का अपराध सिद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति अपने संविधान के अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है, दंड प्राप्त व्यक्ति को समाधान की शक्ति दे सकता है। इसमें जैसे लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंबन है और समा है। तो आपको तो सीधा सा याद करना है कि राष्ट्रपति के पास समाधान की न्यायिक शक्ति होती है। फिर पहले बच्चा होता है राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां। भारत में राष्ट्रपति को तो पहले बच्चों हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। अर्थात भारत में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां जारी कर सकता है, जिसमें जो आपका अनुच्छेद 352 है उसके तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये 3 कंडीशन है। इन कंडीशंस के तहत राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए, समाधान हो जाए कि ऐसा करना जरूरी है, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल, चाहे पूरे भारत में या किसी विशेष क्षेत्र में अगर सुरक्षा का संकट हो तो संसद की सिफारिश या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। फिर देखिए बच्चों, अनुच्छेद 356 दूसरे प्रकार की, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। पहला क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो या राज्यपाल अगर किसी राज्य का लिख के दे दे कि किसी राज्य में वहां की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है और सार्वजनिक हित में काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देगा। जैसे हाल ही में आपने देखा 2018 में नवंबर से 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा जब ये राष्ट्रपति को समाधान किया गया कि जम्मू कश्मीर का जो संवैधानिक तंत्र है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और फिर अगस्त 2019 में वहां पर राज्य जो वहां का जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको समाप्त करके 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया था। ऐसे ही बच्चों, राष्ट्रीय जो वित्तीय आपात है, अर्थात पूरे भारत में अगर कभी हमारी जो आर्थिक साख है या जो आर्थिक संकट पैदा हो, जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में मजदूरों के सामने, गरीबों के सामने, जितने भी लोग हैं, हर जो इंडस्ट्री बंद है, उद्योग धंधे बंद है, कल कारखाने बंद है, मजदूरों को काम बंद है, सब कुछ लोग घरे में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की आर्थिक जो साख है वो संकट में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है, पूरे भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास
शक्ति, कार्य और अधिकार के अंतर्गत सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां, दो प्रकार की शक्तियां हैं जिनमें हम देख सकते हैं प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये उसकी सामान्यकालीन शक्तियां आती है। और उसकी संकटकालीन शक्तियों में 3 प्रकार की शक्ति है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो बच्चों इसको इस प्रकार से आसानी से आप इसको समझना, और आप इस स्कूली जो पढ़ाई है इसको आपके व्यवहारिक जीवन में सोचना कि भारत की शासन प्रणाली किस प्रकार से काम कर रही है, भारत का राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है। हम देखते नहीं, हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही काम कर रही है, लेकिन नहीं, प्रत्येक जो गजट है, जो नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी कानून का या जो भी, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति का पद भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह भारत की जो सामान्यकालीन शक्तियों और संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार करे। और ऐसी स्थिति में भारत वास्तव में एक, जो हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचित जो लोकतंत्र है, क्योंकि भारत गणतंत्र है, अर्थात भारत का जो प्रथम व्यक्ति है वो कैसा है, गणतांत्रिक जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य और अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से पढ़ना, समझना और सीखना, और अपने व्यवहारिक जीवन में इनको प्रयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद।